हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत रॉलेट एक्ट नामक टॉपिक पर प्रकाश डालेंगे। कल हम असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन एवं सत्याग्रह का विचार आदि टॉपिकों के विषय में समझा चुके थे। पुनः स्मरण दिलाते हुए, आपके अध्ययन का क्रम बनाते हुए हम रॉलेट एक्ट पर प्रकाश डालेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम कल आपको बताए थे, समझाए थे कि किसी भी देश के राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? देश के प्रति प्रेम की भावना, देश पर मर मिटने की भावना, जैसा कि हम शुरू में ही बताए हैं राष्ट्रवाद का अर्थ होता है। तो किसी भी देश में राष्ट्रीय आंदोलन क्यों होते हैं, इसका कारण भी बतलाया था। आज पुनः प्रकाश डाल रही हूँ कि किसी भी देश के राष्ट्रीय आंदोलन में एक ऐसा व्यक्ति अवश्य होता है जो राष्ट्रवाद के विकास और राष्ट्र निर्माण में केंद्र के रूप में कार्य करता है। जैसा कि हम कल बताए थे, वह व्यक्ति कौन है भारत के राष्ट्र निर्माण में? महात्मा गांधी। तो विश्व के इतिहास में भी इसी तरह से कोई न कोई व्यक्ति रहा है, जैसे कि इटली के एकीकरण में मेस्नी रहा है, अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन रहे हैं, तो वियतनाम का जो पिछला अध्याय था हमारा, उसमें हो ची मिन्ह नामक व्यक्ति के विशेष योगदान रहे हैं। ऐसे ही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रवाद के विकास में महात्मा गांधी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और इन्होंने, गांधी जी ने अभूतपूर्व योगदान दिया। किसमें? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन या भारत में राष्ट्रवाद के विकास में। और इसी के कारण इन्हें तब राष्ट्रवाद की भावना विकसित के होने के कारण, करने के कारण जनता में इन्होंने जो राष्ट्रीय भावना भरी, राष्ट्रवाद की भावना विकसित की, इसीलिए इनको, गांधी जी को क्या कहा जाता है बच्चों? आप सभी जानते हैं, राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वर्ष 1915 से लेकर 1948 तक ये पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर छाए रहे, इसीलिए इस काल को गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके विषय में हम कल प्रकाश डाल चुके हैं कि गांधी जी 1915 में भारत आए। इसके पहले वो दक्षिण अफ्रीका में थे। भारत आने के पश्चात इन्होंने चंपारण सत्याग्रह में किसानों का नेतृत्व किया, फिर खेड़ा में किसानों का नेतृत्व किया, फिर गुजरात में अहमदाबाद में सूती मिल के मजदूरों का नेतृत्व किया और उन्हें उनके न्याय को दिलाने में, उनके अधिकार को दिलाने में ये सफल रहे। और इन सब के लिए उन्होंने सत्याग्रह नामक अस्त्र का पालन किया, अर्थात इन्होंने गोली बारूद नहीं चलाया था। क्या किया था? सत्याग्रह के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह गांधी जी का क्या था? अमोघ अस्त्र था। और इसी दौरान क्या हुआ? गांधी जी यह चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम मिल कर के भारत में राष्ट्रवाद का आंदोलन चलाएं। तो उन्होंने, जो कि तुर्की में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, तुर्की के खलीफा के अधिकारों को दिलाने के लिए विश्व के मुसलमानों द्वारा 1919 में खिलाफत अधिनियम बनाया गया और खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। उसी को गांधी जी ने सहयोग दिया और 1920 में खिलाफत और असहयोग आंदोलन एक साथ शुरू किया गया। तो सबसे पहले हम रॉलेट एक्ट, जो हमारा आज का टॉपिक है, इस पर हम प्रकाश डाल दे रहे हैं। बच्चों, जैसा कि हमने पीछे भी रॉलेट एक्ट का जिक्र किया है,
सन 1919 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। सिडनी रॉलेट जो है व्यक्ति का नाम है और इन्हीं के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई थी और इसी समिति की सिफारिश पर इस एक्ट को यानी रॉलेट एक्ट को 8 मार्च 1919 में भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जल्दबाजी में पारित कर दिया। तो भारतीयों ने इसे क्या कहा? काला कानून की संज्ञा दी। क्यों दी? आगे हम अभी बता रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया है कि इसे रॉलेट एक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और इसी के सिफारिश पर 8 मार्च 1919 को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस एक्ट को पास किया था। इसीलिए रॉलेट के नाम पर रॉलेट भी लिखते हैं, रॉलेट भी लिखते हैं, क्योंकि इंग्लिश में लिखेंगे तो RO ही लिखेंगे ना, इसीलिए कहीं किसी किसी किताब में रॉलेट लिखा रहता है, किसी किसी में रॉलेट लिखा रहता है। तो आप कंफ्यूज मत होना बच्चों, इंग्लिश के उच्चारण ग्रामर की दृष्टि से है। तो रॉलेट की अध्यक्षता में यह कानून पारित हुआ था, इसीलिए इसे क्या कहा गया? रॉलेट एक्ट कहा जाता है। अब हम रॉलेट एक्ट में क्या प्रावधान था, क्या नियम थे, इस पर प्रकाश डाल दे रहे हैं बच्चों। तो रॉलेट एक्ट में क्या था कि इसका प्रावधान या नियम, इस कानून के माध्यम से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। 1919 तक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र गति से चल रहा था बच्चों, और अंग्रेज इसे कुचलना चाहते थे। क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाता था, उन्हें फांसी की सज़ा दी जाती थी, गोलियों से भून दिया जाता था, बारूद से उड़ा दिया जाता था। ये सारे कार्यक्रम जो हैं निर्बाध गति से चल रहे थे, लेकिन उसी गति से क्रांतिकारी आंदोलन भी जारी था। अंग्रेज़ों को काफ़ी मशक्क़त उठानी पड़ती थी और अंग्रेज़ों ने इसी राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए कुछ भूमिगत होकर के कुछ लोग राजनीतिक गतिविधियां चलाते थे। कुछ लोग विदेशों में रह कर के विभिन्न पार्टियां स्थापित कर लिए थे, उसके द्वारा जो है राष्ट्रवाद की चेतना जगाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये सब जो गतिविधियां चल रही थी, राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियां, जनता को राष्ट्र के प्रति जगाने की गतिविधियां जो जारी थीं, उनको दबाने के लिए, कुचलने के लिए सरकार ने क्या किया? रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। और रॉलेट एक्ट में क्या प्रावधान दिया गया कि किसी भी व्यक्ति का वारंट नहीं कटेगा, बिना वारंट के उसे गिरफ्तार करके 2 वर्ष तक जेल में डाल दिया जाएगा। केवल संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उसका जुर्म, वारंट मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति के गिरफ्तारी के समय पहले वारंट दिखाया जाता है कि आपको किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, यह बताया जाता है, तब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया कि बिना वारंट के ही किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर 2 वर्ष तक जेल में रखने का नियम बनाया। इसी को क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट कहते हैं। 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में, मतलब वह व्यक्ति क्या कर सकता था? मुकदमा नहीं खड़ा कर सकता था, यानी कि अपने निरपराध होने के लिए वह किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता था, अर्जी नहीं दे सकता था। तो बिना जमानत के जब अर्जी ही नहीं डालेगा तो जमानत कहाँ होगी बच्चों?
तो बिना जमानत के उसे 2 साल क्या होना पड़ता था, जेल में रहना पड़ता था। इसके बाद तब कानूनी प्रक्रिया शुरू होती थी। तो इस तरह से विभिन्न जो क्रांतिकारी थे उनको पकड़ने के लिए ही यह अधिनियम, उनको कुचलने के लिए ही यह अधिनियम पारित किया गया था, जिसका कि पूरे देश में जोरदार विरोध हुआ। और पंजाब में भी इसी क्रम में क्या हुआ, महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे भारत में इस कानून का जोरदार विरोध हुआ। भारत में इसे काला कानून की संज्ञा दी गई। और इसी क्रम में जैसे जैसे विरोध बढ़ता जा रहा था, उस समय के प्रभावशाली नेताओं को अंग्रेज सरकार पकड़ करके जेल में डाल दे रही थी, यानी गिरफ्तारियां भी जारी थी। इसी क्रम में क्या हुआ कि पंजाब के नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, ये दोनों क्या थे, प्रोफेसर थे बच्चों। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, इनकी भी गिरफ्तारियां कर ली गई। क्यों की गई? क्योंकि पंजाब में रॉलेट एक्ट के विरोध का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू ने किया। और अंग्रेज़ सरकार जो है वो एक्ट का विरोध करने वालों को क्या कर रही थी? जेल में डाल रही थी। तो इन दोनों लोगों को भी कहाँ डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में किसके? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में और ये रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग नामक स्थान पर, जो कि कहाँ पड़ता है? अमृतसर, पंजाब। राज्य का नाम है पंजाब बच्चों। यह अमृतसर, जलियांवाला बाग कहाँ पड़ता है? अमृतसर, पंजाब में पड़ता है। यहाँ पर एक शांति सभा का आयोजन किया गया था। कैसी सभा का? शांति सभा का, जिसमें कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर जलियांवाले बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। डेट था 13 अप्रैल 1919 और उसी दिन बैसाखी थी, यानी कि गुरु गोविंद तेग बहादुर की जयंती थी। तो वहाँ पर काफ़ी संख्या में मेला लगा हुआ था। सभी बैसाखी का मेला देख करके वापस आ रहे थे, इसलिए काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जैसा कि हमने इस आयताकार चित्र में बगीचे का स्वरूप दिखाने का प्रयास किया है। बगीचा क्या था? आयताकार था और बगीचे की चारों तरफ चारदीवारी थी। केवल एक दरवाज़ा था, यानी एक फाटक था जिसमें से कि लोग अंदर जा सकते थे। बीच में एक कुआं बना हुआ था। पहले क्या होता था बच्चों कि कुआं ही जल का प्रमुख स्रोत होता था, इसी से सिंचाई होती थी, इसी से लोग पानी पीते थे। तो बगीचे में रहने वाले के लिए पानी चाहिए कि नहीं चाहिए पीने के लिए, तो इसलिए कुआं रहता था। सभी सार्वजनिक स्थलों पर कुआं रहता था और इसी में सभा का आयोजन किया गया था बगीचे में, जिसका क्या था? आयताकार था और इसके चारों तरफ क्या थी? चारदीवारी थी, यानी बाउंड्री किया गया था और एक ही गेट था। गेट पर क्या हुआ? सशस्त्र सैनिक लगा दिए गए। तब ये सैनिक और इनके हाथ में क्या है? अस्त्र शस्त्र है, ये लगा दिए गए थे और यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई थी,
क्यों एकत्रित हुई थी बच्चों जलियांवाला बाग में? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में बहुसंख्यक स्त्री, पुरुष और बच्चे जो है वो इकट्ठा हो गए थे। और जैसे ही सभा आरंभ हुआ, जैसे ही बच्चों सभा आरंभ हुआ कि अंग्रेज सैनिक अधिकारी लगाया गया था गेट पर, उसका नाम था जनरल डायर। ये जनरल डायर जो था वह एक सैनिक अधिकारी था और जनरल डायर ने क्या किया कि गोली चलाने का आदेश दे दिया। किसको? ये जो गेट पर सैनिक थे उनको गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग मारे गए। इस हत्याकांड को ही इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अब फिर से सुन लीजिए, रॉलेट एक्ट कानून का कड़ा विरोध किया जा रहा था और ब्रिटिशों द्वारा पंजाब के स्थानीय कार्यकर्ता को, जिसमें हमने नाम दिखाया है डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को, क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ कि जलियांवाला बाग में आम लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। क्या हो गई? यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए पूरे बगीचे। और फिर क्या हुआ कि इस भीड़ पर अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। और कल्पना कर सकते हैं बच्चों, सरकारी आंकड़े में आता है कि सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर असंख्य भीड़ इकट्ठी हुई थी। दरवाज़ा एक ही था, उस पर सशस्त्र सैनिक डटे हुए थे, यानी मशीन गनों से लैस। केवल बंदूक ही उनके हाथ में नहीं थी, मशीन गनें थी। सैनिकों को आपने देखा होगा, उनके हाथ में क्या होता है? मशीन गन होती है, जो कई राउंड गोलियां चलाती है, धड़ धड़ चलती रहती है गोली। तो ऐसे सैनिक यहाँ पर तैनात थे। और जनरल डायर ने क्या किया? गोली चलाने का। जैसे ही सभा में तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हुई। आपने देखा होगा कि जब नेता लोग भाषण देते हैं तो जनता क्या करती है? ताली बजाती है। तो वो अंग्रेज़ था, उसको तो कुछ समझ में आया नहीं। उसने क्या, वह सोचा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है यहाँ पर कोई षड्यंत्र चल रहा है। उसने तुरंत गोली चलाने का आदेश दे दिया। सभा में भगदड़ मच गई और लोग दरवाजे की तरफ भागे। अब यहाँ पर क्या था कि सैनिक तैनात थे, सैनिक गोलियां चला रहे थे। लोग फिर दीवार फाड़ने की कोशिश करने लगे। तो जनरल डायर ने क्या कहा कि ऊपर नीचे करके गोलियां चलाओ। मतलब ऊपर नीचे करके ऐसे कई राउंड गोलियां चलाई गई। और जो अगल बगल के मकान थे, लोगों ने रस्सी डालने की कोशिश की। बगीचे में ऐसे रस्सियां लटकाई गई। कुछ लोग रस्सी पकड़ करके आधा दीवार फाड़ चुके थे, तो रस्सियों को निशाना बना करके गोली मारा गया। इस प्रकार कोई भी इस बगीचे से निकलने में समर्थ नहीं हुआ। घायल अवस्था में कुछ लोग वहाँ पड़े रहे, अधिकांश लोग मारे गए। कुछ लोग प्राण बचाने के लिए कुएं में कूदने लगे। अब कुएं में क्या हुआ? एक पर एक लाश लोग कूदते चले गए और लोग लाशों में तब्दील होते चले गए, यानी मरते चले गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक के ऊपर एक अगर पानी में कूदेंगे तो क्या होगा? वो भी कुएं में। लोग मरेंगे ही, क्योंकि कुएं का आयतन तो उतना चौड़ा होता नहीं कि इधर उधर तैरें। तो इस तरह से असंख्य लोग यहाँ पर मारे गए और इसका पूरे देश में इस घटना के पश्चात हाहाकार मच गया। बच्चों, आप भी कल्पना कर सकते हैं, ऐसी केवल पढ़ने से ही क्या होता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यह कल्पना करने पर कि यहाँ पर असंख्य भीड़ थी
और सैनिक तैनात थे, कहीं दरवाज़ा था, तो लोग प्राण बचाने के लिए किस तरह तड़प तड़प के यहाँ पर गोलियों की बौछार के आगे दम तोड़े होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। और गांधी जी जो हैं वो रॉलेट सत्याग्रह से ही एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। यह जो आंदोलन चला, इसी का नेतृत्व करने के पश्चात गांधी जी क्या बन गए? एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बनकर के उभरे। उन्होंने इसकी सफलता से उत्साहित होकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीयों से असहयोग करने का आह्वान किया। अपने संघर्ष का विस्तार करने के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को भी समर्थन दिया, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन अभी भी जिक्र किया था कि मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के अधिकार के लिए विश्व भर के मुसलमान जो आंदोलन चला रहे थे, उसे ही खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और भारत में गांधी जी यह चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम मिल कर के राष्ट्रीय आंदोलन चलाए, तो उन्हें अच्छा मौका मिल गया गांधी जी को मुसलमानों को एकजुट करने के लिए, हिंदू और मुसलमानों को। तो उन्होंने फिर खिलाफत आंदोलन को समर्थन प्रदान किया और 1920 में असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन साथ साथ शुरू किया गया। अब असहयोग आंदोलन पर फिर से प्रकाश डाल दे रहे हैं हम। असहयोग आंदोलन क्या था कि गांधी जी ने, जैसा कि हम कल बताए थे कि गांधी जी का मानना था कि भारत में अंग्रेजी शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। तो उन्होंने अंग्रेजी शासन के अंत के लिए भी भारतीयों से आह्वान किया, भारतीय जनता से अपील की कि आप अंग्रेज़ों का सहयोग ना करें। कहाँ न करें? किसी भी कार्य में अंग्रेज़ों का सहयोग न करें। इसी को क्या कहते हैं? असहयोग आंदोलन। और कल हम इस पर डिटेल प्रकाश डाल चुके हैं कि इन्होंने इस आंदोलन के दौरान जनता से क्या अपील की। पुनः स्मरण दिला दे रहे हैं कि यह आंदोलन दो तरीके से चलाया गया, एक नकारात्मक और दूसरा था रचनात्मक। नकारात्मक तरीके में इन्होंने क्या कहा जनता से कि आप अंग्रेज़ों के समस्त संस्थाओं का विरोध करें। समस्त संस्थाओं मतलब बच्चों जैसे स्कूल, कॉलेज, कचहरी, फैक्ट्री, उनकी बनी हुई वस्तुओं का विरोध करें, उनके किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल न करें। ये क्या हो गया? नकारात्मक पहलू। और सकारात्मक पहलू जो इन्होंने जनता से अपील किया कि आप अपनी स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग करें, अपनी बनाई हुई चीज़ों का प्रयोग करें। जैसे अपने स्कूल खोलें, अपने कॉलेज स्थापित करें, अपने न्यायालय स्थापित करें, अपने वस्तुओं को बनाएं और उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करें। तो इस प्रकार इन्होंने जो जनता से अपील किया उसको रचनात्मक पहलू के अंतर्गत लाया जाता है और जो इन्होंने विरोध किया उसको नकारात्मक पहलू के अंतर्गत लाया जाता है। तो इस प्रकार गांधी जी द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन एक साथ शुरू किया गया और यह आंदोलन तीव्र गति से चलता रहा। और इस आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने यह शर्त रखी थी कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्या शर्त रखी थी बच्चों? कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन चलाते थे, सत्याग्रह पर आधारित आंदोलन जिसमें सत्य का आग्रह हो, यानी कि अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किए बिना ही अपने मांगों को मांगने के लिए ये आंदोलन चलाते थे। और इसीलिए अहिंसक आंदोलन होता था। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि
कहीं भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। किंतु 1922 में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के जुलूस पर थानेदारों के रोकने पर, जब किसानों का जुलूस वहाँ पर क्या हुआ था, चौरी चौरा नामक स्थान पर एक थाना था, थाने के सामने से किसानों का जुलूस निकल रहा था। थानेदार ने जुलूस को रोकने का प्रयास किया और किसानों ने आवेश में आकर के थाने में आग लगा दी। दारोगा सहित कई सिपाही जल करके राख हो गए। इसी घटना को इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है, जो 1922 ईस्वी में हुआ। और जैसा कि गांधी जी असहयोग आंदोलन में शर्त रखे हुए थे कि इस आंदोलन के दौरान कहीं पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। असहयोग आंदोलन चरम बिंदु पर पहुंच चुका था, तब तीव्र गति से चल रहा था, जनता का अपार समर्थन मिल रहा था। किंतु दुर्भाग्य से क्या हुआ, ये भी मैंने बताया क्या हुआ, चौरी चौरा हत्याकांड हो गया। और चौरी चौरा घटना के पश्चात अंग्रेज सरकार ने जनता को बुरी तरह से कुचला। वहाँ की खेती को बर्बाद कर दिया गया, लोगों के घरों में आग लगा दी गई और जो आंदोलन करता थे कुछ लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया, कुछ लोगों को बारूद से उड़ा दिया गया। तब इस तरह से अमानवीय घटनाएं वहाँ पर घटित हुई। फिर भी गांधी जी ने अपने वचन के अनुसार इस आंदोलन को स्थगित कर दिया और गांधी जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जेल में 6 वर्ष के कारावास का कठोर सजा सुनाई। इस स्थगन पर भारतीय नेताओं की मिली जुली प्रतिक्रिया रही। सुभाष चंद्र बोस ने इसे लज्जाजनक कार्य माना, क्योंकि उनका कहना था कि यह आंदोलन जब अपने चरम पर पहुंचा था तो गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जनता के आशाओं के विरुद्ध उन्होंने यह कदम केवल अपने वचन का पालन करने के लिए उठाया था। यह जो है उचित कार्य नहीं था और कुछ लोगों ने इसको सही ठहराया। तो इस तरह से दो विचारधारा जो है इस कार्य के विषय में थी। तो इस आंदोलन के स्थगन के पश्चात जनता में राष्ट्रीय भावना जो है जो चरम पर पहुंच चुकी थी, अब छीड़ होने लगी थी। तो 1923 में इसका नेतृत्व संभाला चित्तरंजन दास मुंशी ने। इन्हें CR दास, शॉर्टकट नाम है CR दास, और मोतीलाल नेहरू ने। इन दोनों ने मिलकर के एक नई पार्टी का गठन किया, जिससे 1923 में ठीक है जी, फिर अच्छा ठीक। स्वराज्य पार्टी। तो 1923 में चित्तरंजन दास मुंशी और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी का गठन किया। बच्चों, किस लिए किया? क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और जनता का उस उत्साह छिड़ पड़ रहा था, अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसकी गति धीमी हो रही थी। इसलिए ये दोनों कांग्रेसी नेता थे। इन लोगों ने क्या किया, एक नई पार्टी का गठन किया जिसको नाम दिया स्वराज्य पार्टी। अब यह पार्टी भारत में राष्ट्रवाद का नेतृत्व करने लगी और इसके बहुत सारे जो कांग्रेस के नवयुवक थे इसके समर्थन में आ गए, क्योंकि यह पार्टी चुनाव जीतकर असेंबली में पहुंचकर सरकार के गलत कार्यों का विरोध करने के
पक्ष में थी, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई और इस पार्टी का प्रभाव क्षीण हो गया और कुछ समय के लिए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की गति धीमी पड़ गई। इसके पश्चात बच्चों फिर गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? जैसा कि इसी शब्द से अर्थ निकल जाएगा, सविनय, सविनय, विनय सहित, अवज्ञा मतलब क्या होता है? आज्ञा का उल्लंघन करना। आज्ञा का अपोजिट क्या होता है बच्चों? अवज्ञा। आप लोग विलोम शब्द पढ़ते हैं तो उसमें आज्ञा का विलोम क्या होगा? अवज्ञा ही होगा ना। तो सविनय यानी विनय सहित, अवज्ञा मतलब आज्ञा का उल्लंघन करना, किसका? अंग्रेजों का। तो गांधी जी ने फिर जनता से क्या अपील किया और यह कब चलाया गया? 1930 में गांधी जी ने जनता से अपील किया कि अंग्रेजों के किसी भी गलत आज्ञाओं का पालन न करें। अंग्रेजों की